हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के संडे के साइंटिस्ट संडे एपिसोड में। हम इस एपिसोड में हम लोग क्या करने वाले हैं, या फिर इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग हर संडे एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। और साइंटिस्ट के बारे में क्या डिस्कशन करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में डिस्कशन करेंगे, उनकी कंट्रीब्यूशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, उनकी अवार्ड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि उनको क्या क्या अवार्ड्स मिले हुए हैं। देखिए, साइंटिस्ट के बारे में मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग साइंस के फील्ड के हैं, और साइंस के फील्ड में जो साइंटिस्ट ही तो सबका साइंटिस्ट का ही तो योगदान होता है। सब चीज़ जो भी चीज़ हम आज पढ़ रहे हैं, जो भी आज हमारा जो वर्ल्ड इतना ट्रांसफॉर्म हो चुका है, वो क्यों हुआ है? क्योंकि साइंटिस्ट की वजह से। साइंटिस्ट एज अ पर्सन, दे आर ग्रेट, दे आर रियली ग्रेट पर्सन। क्योंकि उनकी जब हम लाइफ्स के बारे में जानेंगे कि वो किस इन्वायरमेंट से आते हैं, किस जगह से आते हैं, और उन्होंने आखिरकार कैसे अचीव कर लिया। जैसे कि हम लोग आज देखते हैं कि आज हमारे पास लाइट्स है, लाइट चला गया, अंधेरा है, आप एक स्विच दबाइए, लाइट आ जाएगा। आप ये बात सोचिए कि जो साइंटिस्ट होगा वो सबसे पहले उस चीज़ को कैसे सोचा होगा। ये सोचने वाली बात है। तो साइंटिस्ट का जो दिमाग है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे यहाँ तक पढ़े और कैसे इस चीज़ को समझे। हम दूसरी चीज़ जो और भी मतलब जो और दूसरी चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस साइंटिस्ट संडे वाले एपिसोड या वीडियो में, वो ये होगा कि साइंटिस्ट जिन्होंने कुछ साइंटिस्ट ने कुछ किया, कुछ खास किया, कुछ बहुत अच्छा अचीव किया, वो उन्होंने क्या एकेडमिक से में मतलब क्या पढ़ाई किया, उनका एकेडमिक हिस्ट्री क्या था, उनका एकेडमिक स्कोर्स क्या था, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि उन्होंने कहाँ पढ़ाई किया और किस चीज़ की पढ़ाई की, तब जाके उन्होंने उस चीज़ को अचीव किया या उस नए चीज़ को, उस कॉम्प्लेक्स चीज़ को डिस्कवर किया। ये सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे हमें। तभी तो हम इन सब चीज़ को समझ के हम उस लेवल पे आगे जा पाएंगे। देखिए, हमारे लाइफ का मकसद सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम एक कॉम्पिटिशन एग्जाम को क्रैक कर लें। क्या यही लाइफ है? लाइफ इससे बहुत ज़्यादा आगे है, क्योंकि हम साइंस के फील्ड में हैं। हम ही वो लोग हैं जो इस वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करते हैं, इस वर्ल्ड को चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ही ऊपर है, हमारे ही कंधे पे जवाबदारी है। अगर हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो बिना किसी के बोले ये जवाबदारी अपने आप कंधे पे आ जाता है। और ये सब चीज़ तब हुआ जब हम एक अच्छे लोगों को पढ़ेंगे जो कि हमारे फील्ड के इलाइट लोग हैं, और ये साइंटिस्ट हैं, ग्रेट साइंटिस्ट। हम बारी बारी से सब साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी ग्रेट साइंटिस्ट हैं, एक करके एक हफ्ते में एक संडे आएगा, और एक संडे में एक साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे बारी बारी से। उनके लाइफ के बारे में आराम से जानेंगे कि उन्होंने कैसे किया, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की थी, कितना अच्छा स्कोर किया था, तब जाके वो उस लेवल पर पहुँचे। साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, और मेरे को भी पढ़ाने में बहुत मज़ा आएगा। ये बस एक कहानी के जैसा होगा, और आपको बस सुनते चलना है। बाकी मैं तो हुई आपको नरेट करते चलूँगा, और इसके बारे में हम बारीकी से हर एक चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं बायो रिविजन इस चैनल पे साइंटिस्ट संडे का। ठीक है, शुरू करने से सबसे चीज़ पहले ये है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना यार, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करोगे उतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट मैं देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे को चैनल ग्रो करना है। ठीक है, और वो आपकी मदद के बिना नहीं हो पाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं इन्फ्लुएंस कर पाऊँ साइंटिस्ट के बारे में, साइंस के बारे में। ठीक है, तभी ये चीज़ हो पाएगा, जब भी हमारा कंट्रीब्यूशन कुछ होगा और हमें बहुत मज़ा आएगा। चलिए, आज जो हम शुरू कर रहे हैं, आज है जो हमारा फर्स्ट एपिसोड है साइंटिस्ट संडे का। मैं आप लिख देता हूँ, फर्स्ट एपिसोड है ये साइंटिस्ट संडे का। तो आज हम जिस साइंटिस्ट से शुरू करने वाले हैं वो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं, नोबेल प्राइज़ भी जीते हुए हैं, जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर का नाम आप लोग पहले कहीं ना कहीं सुने होंगे। अगर आपने एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा है, अगर आपने किसी टीचर से पढ़ा होगा कोचिंग इंस्टीट्यूट में, या फिर कोई रेफरेंस बुक यूज़ की होगी, या फिर कोई मैगजीन पढ़ा होगा बायो वाला, तो आपने कार्ल लैंडस्टीनर के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये कौन है, कहाँ पे सुना होगा? देखिए, आपने जहाँ पे भी ब्लड के बारे में पढ़ाई किया होगा, ब्लड के टाइप्स पे, रिसर्च के RH फैक्टर पे, वहाँ पे कार्ल लैंडस्टीनर का नाम जरूर बार बार आता है, क्योंकि यही देखिए क्या है, ये फादर ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, इनको फादर ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ब्लड के ऊपर इतना खतरनाक काम किया है कि मतलब अभी तक हम इनको याद करते हैं। इन्होंने बहुत प्यारा काम किया हुआ ब्लड के ऊपर। चलिए, इनको हम बारी बारी से देखेंगे। पहले हम इनको देख लीजिए, इनका फोटो देख लीजिए, बहुत अच्छे, एकदम मुँह इनका कितना खतरनाक है।
इनको देखने से पता चल रहा है, इनको लुक देखिए, इनको देखने से पता चल रहा है कि तेज आदमी है, तेज तरार आदमी है। जो भोंदू आदमी होता है थोड़ा मोटा ऐसे भूल वैसा बैठा हुआ है, अपने ऊपर मत लीजिएगा, लेकिन एक होता है। लेकिन जो लोग कुछ किए होते हैं ना, जैसे कि इंपॉर्टेंट बड़े बड़े साइंटिस्ट को देख लीजिए आप, या फिर कोई बिजनेसमैन को देख लीजिए, या कोई साइंटिस्ट को देख लीजिए, फिर बिजनेसमैन को, उन लोगों का चेहरा देख के लग जाता है कि ये आदमी कुछ किया हुआ है। देखिए इनका चेहरा से दिख रहा है कि ये इंसान ऐसे कोई खाली आदमी नहीं है, कुछ किया हुआ। ठीक है, तो ये तो है, इनका चेहरा याद कर लीजिए। कार्ल लैंडस्टीनर है। चेहरा देखने से पता चलना चाहिए कि इनका नाम क्या है ना, चेहरा पहचानना आना चाहिए साइंटिस्ट का। पैदा कब हुए थे इनका? 14 जून ऑफ 1868 में इनका बॉर्न हुआ था, और डेथ कब हुआ था? 26 जून 1943। तो लगभग कितने साल जिए होंगे? लगभग 60-70 साल जिए। ठीक है, लगभग 67 एज इनका था, कार्ल लैंडस्टीनर। चलिए अब आगे चलते हैं इस पर। वो है हमारा, अब हम देखेंगे इनकी अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन के बारे में। देखिए इनकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन के बारे में देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से हम अपने लाइफ के बारे में सीख सकते हैं। इनके लाइफ के बारे में पढ़ के हम अपने लाइफ के बारे में सीख सकते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि ये देखिए इनके पास बहुत इलाइट नॉलेज है, भयंकर नॉलेज है इनके पास, लेकिन वो नॉलेज इन्होंने गेन कैसे किया वो हमें यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, तो आइए इस चीज़ को देखते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर वॉज एन ऑस्ट्रियन बायोलॉजिस्ट, physician and immunologist. He was born in Vienna, Austria. ऑस्ट्रिया एक देश है, ये बात आपको पता होगा। ऑस्ट्रिया एक देश है जहाँ पे इनका जन्म होता है। कब जन्म होता है? इनका जन्म होता है 1968 में। ऑस्ट्रिया एक देश है जहाँ पे इनका जन्म 1968 में होता है, और ये ऑस्ट्रियन बायोलॉजिस्ट, फिजिशियन और इम्यूनोलॉजिस्ट थे। क्या क्या थे इन्होंने? ये पहले बायोलॉजिस्ट थे, कि मतलब जो बायोलॉजी के बारे में जानता हो, जो बायोलॉजी के बारे में पढ़ाई किया हो। फिजिशियन मतलब कि एक डॉक्टर भी थे, प्रैक्टिसर भी थे, और साथ ही साथ इम्यूनोलॉजिस्ट मतलब कि जिसको इम्यून सिस्टम के बारे में का नॉलेज हो, जिन्होंने इम्यून सिस्टम की पढ़ाई किया हो, तो वो थे। तो इन्हें क्या कहते? बायोलॉजिस्ट, फिजिशियन एंड इम्यूनोलॉजिस्ट थे। कहाँ से थे ये? वियना, ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था। इन 1885 ही एंटर्ड इन वियना मेडिकल स्कूल। तो देखिए इन्होंने वियना मेडिकल स्कूल मतलब कि अपने समय का जो भी एग्जाम होगा, जो भी क्वालिफिकेशन होगा उसको करके ये ग्रेजुएशन के लिए एक मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेते हैं, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वियना मेडिकल स्कूल, एंड स्टडीड एनाटॉमी, जूलॉजी, ब्लड केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए इन्होंने क्या क्या चीज़ें पढ़ाई की। 1885 में जो हमारे कार्ल लैंडस्टीनर साहब है, ये एंटर करते हैं वियना मेडिकल स्कूल में। ठीक है, वियना जहाँ इनका जन्म भी हुआ था, बोर्न इन वियना, वियना के ही मेडिकल स्कूल में इनका दाखिला होता है, और ये एनाटॉमी, जूलॉजी, ब्लड केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहाँ पढ़ाई करते हैं। देखिए इस चीज़ को ऐसे देखिए, पहला चीज़ ये आया होगा, इन्होंने पहले जूलॉजी पढ़ा होगा। जूलॉजी पढ़ने के बाद ये इनको समझ आया होगा कि मैं किसी एक चीज़ फोकस करता हूँ, और वो था इनके पास एनाटॉमी। ये बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी को समझने की कोशिश की, तो बाकी चीज़ को छोड़े थोड़ा फोकस किए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसका नाम था एनाटॉमी। तो जूलॉजी पढ़ने के बाद ये एनाटॉमी पे फोकस किए, और उसके बाद फिर ये गए ब्लड केमिस्ट्री पे। एनाटॉमी फोकस करने के बाद भी ये फिर सभी को छोड़ के फिर एक चीज़ फिर से फोकस किए। देखिए शार्प होते जा रहे हैं। पहले यहाँ से पहले इतना बड़ा अगर जगह था कि जूलॉजी, तो उसके बाद ये थोड़े छोटे में गए एनाटॉमी के बाद ये ब्लड केमिस्ट्री में गए, और ब्लड केमिस्ट्री के साथ साथ ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ लिए। तो ये शार्प होते चले गए हैं कि नहीं? क्योंकि अपने हमको क्या करना है, पहले बहुत चीज़ें पढ़ते हैं। देखिए जैसे क्लास में होता है, क्लास में हमारे पास 8 सब्जेक्ट होते हैं, 9 सब्जेक्ट होते हैं, पर जैसे हम कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में हमें कोई एक कोर्स लेना पड़ता है ना, उस एक कोर्स के अंदर और 10-12 चीज़ें। फिर जब हम बैचलर कर लेते हैं तो मास्टर में किसी फिर एक पर्टिकुलर चीज़ पे होगा, फिर जब हम पीएचडी कर रहे हैं तो किसी एक टॉपिक पे पूरा पीएचडी होगा। तो ठीक वही ये करते हैं, पहले पूरा जूलॉजी पढ़े, फिर एनाटॉमी में गए, उसके बाद फिर से और शार्प होते होते ब्लड केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनकी पकड़ थी। इन्होंने पढ़ाई किया वियना मेडिकल स्कूल में। फ्रॉम 1891 टू 1893 मतलब कि 3 साल, फिर मतलब 91 के बाद 3 साल, 91 से 93, 91 टू 93 लैंडस्टीनर स्टडीड केमिस्ट्री इन वुजबर्ग अंडर हर्मन एमिल फिशर, इन मंचेन अंडर यूगेन बामगर एंड इन ज्यूरिच अंडर आर्थर रुडोल्फ हेर्स्टेड। इसका नाम थोड़ा अजीब अजीब है, मैं प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत कर लूँ, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन इन्होंने हम ये देख रहे हैं
कि कि अगले 3 साल लैंस्टीनर जो है मतलब 1891 से 1893 तक लैंस्टीनर केमिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं। देखिए वो बायोलॉजी के थे, वो मेडिकल स्कूल में एडमिशन लिए थे, पर वो अब केमिस्ट्री की पढ़ाई करने गए हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्लड केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। उनको ये बात समझ आया कि अगर ब्लड केमिस्ट्री पढ़ना है तो मेरे को केमिस्ट्री का अच्छा खासा नॉलेज होना ही पड़ेगा, और इसीलिए वो वुजबर्ग में हरमन एमिल फिशर के पास जाते हैं। फिशर के बारे में, फिशर का नाम कहीं सुनने में आ रहा है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ आता है ना, ये फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन आता, याद आया? फिशर प्रोजेक्शन, जब हम मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं फिशर प्रोजेक्शन के थ्रू, तो ये वही फिशर है। तो लैंस्टीनर स्टडीड केमिस्ट्री इन वुजबर्ग अंडर हरमन एमिल फिशर। देखिए इस चीज़ में क्या सीखने को मिला, एक लर्निंग नंबर 1, क्या लर्निंग? ग्रेट पर्सन लर्न्स फ्रॉम ग्रेट टीचर। एक जो अच्छा आदमी होता है, जो कि बहुत कुछ किया होगा, वो जरूर उसका जो टीचर है ना वो भी वैसा ही होगा। मतलब अगर आपको कुछ बहुत अच्छा करना है तो वो कोई बहुत अच्छे टीचर से पढ़ना पड़ेगा, जो कि अपने 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 फील्ड में बहुत इलाइट हो। ऐसे नॉर्मल लोगों से पढ़ के नहीं होने वाला, आपको बहुत अच्छे टीचर से पढ़ना। देखिए एक बात साफ है, कोई भी टीचर साधारण नहीं होता है, हर टीचर अच्छा होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, आजकल ट्रेडिशन है, ठीक है, आजकल चीज़ें थोड़ी बदल गई है। जैसे कि पहले का ये बात था कि कोई भी टीचर साधारण नहीं होता, हर टीचर असाधारण होता है जी। वो कोई भी चीज़ आपको, जो भी एक शिक्षक है, जो भी आपको कुछ सिखाना चाहता है, वो साधारण नहीं बोल सकते आप उसको, क्योंकि वो आपको सिखा रहा है, ठीक है। वो बहुत बड़ा आदमी है, आपको उसका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, आपको गुरु का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आप किसी भी गुरु को नहीं बोल सकते कि ये साधारण है, कि ये बहुत बड़ा तोप है ना। हर कोई जो जितने गुरु है, हर कोई शिक्षक है, वो असाधारण है, वो बहुत महान है। पर आज के टाइम में क्या है, थोड़ा सा चेंज हो चुका है, क्योंकि अब कैपिटलिज्म का यहाँ पे इंडिया में आ चुका है, ठीक है। अभी आया कि नहीं आया ऐसा नहीं बोलूँगा, पर लोग अब आ रहे हैं। लोग पढ़ाते इसलिए है क्योंकि उनको अपना रोजगार बनाना है, उनको अपना जीविका चलाना है, उनको पैसा कमाना है, उनको स्टार्टअप क्रिएट करने हैं, ठीक है। उनका आपके लर्निंग के ऊपर कम फोकस है, उनका आपको साइंस कितना आ रहा है, आपको जीवन का नॉलेज कितना है, इस पर कम फोकस है। उन लोगों का पूरा फोकस इसी चीज़ पे है कि कैसे भी करेगा कि लड़का कंपटीशन एग्जाम क्रैक कर ले। क्रैक करने के बाद क्या होगा, इसका मैं फोटो लगा दूंगा और मेरा प्रचार हो जाएगा, और ऐसे में बहुत बड़ा टीचर बन जाऊंगा। ये एक टाइप का माइंडसेट, मानसिकता आ गया है लोगों का, जो कि प्रॉब्लम है। देखिए ऐसे टीचर से पढ़िए जो कि पढ़ाना जानता हो, जो कि साइंस में घुसा हुआ हो, समझ रहे हैं। ऐसे की बात नहीं जो बस अपना, समझ रहे हैं ना, कि अपना बस नाम करना है कि कैसे भी कॉम्पिटिशन एग्जाम खत्म कर लो, उसके बाद तुम खत्म मैं खत्म, हम दोनों का करेक्शन कट, तुम अपना जानो मैं अपना जानूँ, उसके बाद लड़का कुछ भी कर रहा है, ये नहीं, ठीक है। वी आर सीरियस पर्सन, हमको साइंस के फील्ड में कुछ करना है। ऐसे टीचर्स जो आपको कुछ सिखा सके लाइफ के बारे में, आपको एक अच्छा इंसान बना सके, आपको साइंस का बेसिक समझा सके, वो जीवन में काम आएगा, ना कि एक कॉम्पिटिशन एग्जाम। सिर्फ मैं ये नहीं बोल रहा कि कॉम्पिटिशन एग्जाम क्रैक ना कीजिए, कॉम्पिटिशन एग्जाम क्रैक करना बहुत ज़रूरी है, पर सिर्फ कॉम्पिटिशन एग्जाम क्रैक करना हमारा एम नहीं होना चाहिए। हमारा एम होना चाहिए उसके आगे, कॉम्पिटिशन एग्जाम एक जरिया है जहाँ से हम अच्छा कॉलेज जाएंगे। अच्छे कॉलेज जाने के बाद हमको अपने साइंस के लिए, अपने वर्ड के लिए बहुत कुछ डेवलप करना है ना। तो ये हमारा एम होना चाहिए। तो इसीलिए अच्छे टीचर से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और लैंस्टीनर साहब भी यही किया। लैंस्टीनर स्टडीड केमिस्ट्री इन वुजबर्ग अंडर हरमन एमिल फिशर, जो कि अपने आप के लिए केमिस्ट्री में बहुत जाने माने साइंटिस्ट बोलेंगे, है ना। तो ये उनसे मतलब अच्छे खासे टीचर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन मुंशन अंडर यूगेन बामगर से पढ़ते हैं, जूरिस में रोडोल्फ से पढ़ते हैं। इन 1896 लैंस्टीनर सर्व एज असिस्टेंट, देखिए असिस्टेंट का काम कर रहे हैं, असिस्टेंट ऑफ मैक वॉन ग्रुबर एट द इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एट द वियना जनरल हॉस्पिटल इन वियना। 1896 में क्या करते हैं, 1896 में जो लैंस्टीनर साहब हैं ये असिस्टेंट का काम करते हैं। असिस्टेंट किसके अंडर का, मैक वॉन ग्रुबर का असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं। कहाँ, जनरल हॉस्पिटल इन वियना के जनरल हॉस्पिटल में, इंस्टीट्यूट ऑफ वियना के जनरल हॉस्पिटल का जो इंस्टीट्यूट था, इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन, वहाँ पे असिस्टेंट के तौर पे काम करते हैं।
मैक वॉन ग्रुबर के अंदर, समझे। तो ये था। अब इनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं। तो हम तो इनकी अर्ली लाइफ के बारे में देख लिया, इनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में देख लिया, हाईली क्वालिफाइड पर्सन थे। अब ये बात तो कॉमन है कि जितने भी साइंटिस्ट आएंगे सब के सब आपको हाईली क्वालिफाइड ही मिलेंगे। कोई भी इंसान ऐसे तो नहीं मिलेगा कि बस मुंह उठा के आया कर लिया। अब तो अगर हमको अच्छा खासा डेवलप करना है, साइंटिस्ट बनना है, बहुत अच्छा साइंस फील्ड में कुछ काम करना है, तो हमको जो सबसे पहला नीड है वो क्या है, वो है हाईली क्वालिफाइड। बी हाईली क्वालिफाइड। सबसे पहले आपको हाईली क्वालिफाइड पर्सन बनना पड़ेगा, समझ रहे ना। मतलब अच्छे चीज़ों जैसे कि एनाटॉमी पढ़ लिया, जूलॉजी पढ़ लिया, ब्लड केमिस्ट्री पढ़ लिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिया, हाईली क्वालिफाइड, बी हाईली क्वालिफाइड, समझ रहे हैं। तो हमको पहले पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी। दूसरा है, अब इतने सब करने के बाद इनकी और एक चीज़ और, यहाँ पे एक चीज़ और, अच्छे टीचर से पढ़ना पड़ेगा। क्या यहाँ पे जो एक बात और है वो क्या है कि अच्छे टीचर से, गुड टीचर्स। सब टीचर गुड होते हैं पर बच के रहिएगा बहुत लोगों से, है कि नहीं, जो बस पैसा कमाने के लिए आ जाते हैं। तो टीचर्स अच्छे, जो आप टीचर्स चुनो, कुल मिला के बात यही है कि जो आप टीचर्स चुनो वो बहुत सोच समझ के चुनो, बहुत अच्छे होने चाहिए टीचर्स। मतलब ऐसे टीचर्स जो अपने फील्ड में कुछ किए हैं, है कि नहीं, तभी तो वो आपको कुछ करा पाएंगे। तो इसके बाद है कंट्रीब्यूशंस। अब इन्हें कंट्रीब्यूशंस क्या थे, पढ़ाई तो इन्होंने कर ली, अब इन्हें कंट्रीब्यूशंस पे देखते हैं। तो 1897, देखिए यहाँ पे ईयर्स देखिएगा कि 1885 में ये इंटर किए, फिर 1891 मतलब 5 साल है ना, पाँच साल के बाद 1991 से 1993, 1891 से 1893 तक, मतलब अगले 3 साल ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं इनके अंदर। फिर 96 से ये असिस्टेंट के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 96 से काम करना चालू किया असिस्टेंट के तौर पे, और 97 में देखिए 97 में वाइल वर्किंग विद वॉन ग्रुबर, ये जिनके साथ काम कर रहे थे उनको भी चुनना बहुत जरूरी है। सही इंसान को चुनिए अपने साथ, जिसके साथ आप काम करने वाले हैं। तो ये वाइल वर्किंग विद वॉन ग्रुबर, लैंडस्टीनर पब्लिश हिज फर्स्ट पेपर। ये अपना पहला पेपर पब्लिश करते हैं। पेपर पब्लिश करना मतलब समझते हैं ना, साइंटिस्ट में अपना जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो साइंस जर्नल या साइंस आर्टिकल, रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं जिसकी चीज़ को उन्होंने रिसर्च किया होता है। तो ये 18 बार 19 निकल जा रहा है। 1897 में अंडर विथ वर्किंग विथ वॉन ग्रुबर ये एक अपना पहला पेपर पब्लिश करते हैं। किस चीज़, वो पेपर किस चीज़ पे था, अबाउट क्लम्पिंग रिएक्शन इन ब्लड सीरम। मतलब ब्लड में क्लम्पिंग कैसे हो रहा है, ब्लड सीरम पे क्लम्पिंग कैसे हो रहा है, ये इस चीज़ पे रिसर्च करते हैं। क्यों रिसर्च किया, क्योंकि इन्होंने ब्लड केमिस्ट्री तो पढ़ा हुआ ही था। तो यहाँ पे वो काम करते हैं ब्लड के ऊपर, और अपना पहला पेपर 1897 में पब्लिश करते हैं अबाउट क्लम्पिंग रिएक्शन इन ब्लड सीरम, ब्लड में कैसे क्लम्पिंग हो रहा है। अ प्रोसेस कॉल्ड एग्लूटिनेशन एंड इट्स रिलेशनशिप टू इम्यूनिटी। उसमें क्या था, अबाउट क्लम्पिंग रिएक्शन इन ब्लड सीरम, ब्लड सीरम में कैसे क्या रिएक्शन हो रहा है जिससे वो क्लम्प कर जा रहा है, जिस प्रोसेस का नाम है एग्लूटिनेशन। मतलब जिसको हम बोलते हैं ना कि ब्लड एग्लूटिनेशन कर लिया, ब्लड क्लॉट हो गया, एग्लूटिनेशन हो गया, तो ब्लड क्लम्प कर रहा है। उस क्लम्पिंग का रिएक्शन क्या था, इन्होंने उस पेपर रिसर्च पेपर पब्लिश किया। और उसका रिलेशनशिप इम्यूनिटी के साथ कैसा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस है। ये जो पूरा का पूरा जो क्लम्पिंग वाला प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस ही तो है। क्योंकि वो ब्लड क्लम्प क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको कुछ फॉरेन प्रोटीन मिल जा रहे हैं, इसीलिए तो क्लम्प कर रहा है। तो पूरा का पूरा इम्यूनोलॉजिकल इम्यूनोलॉजी से संबंधित है कि नहीं। तो उस पर अपना पहला पेपर पब्लिश करते हैं। आफ्टर दैट ही पब्लिश हिज पेपर, मतलब इसी के बाद इनके पेपर का नाम क्या था, एग्लूटिनेशन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ब्लड। मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन ब्लड का एग्लूटिनेशन प्रोसेस इनका नाम था। इन विच ही एक्सप्लेन दैट एग्लूटिनेशन अकर्स व्हेन ब्लड फ्रॉम वन इंडिविजुअल इज ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद द ब्लड ऑफ अनदर इंडिविजुअल। जब हमारा जो ब्लड है वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में जाता है, तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है। देखिए पहले समय में क्या था, जैसे दो ह्यूमन है, ठीक है, 2 ह्यूमन है। अब इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कोई भी आइडिया नहीं था, क्योंकि कोई किया ही नहीं था। इससे पहले लोगों को पता ही नहीं था कि ब्लड क्या क्या टाइप्स होते हैं, RH फैक्टर होता है, सब कुछ नहीं पता था। क्या होता था, ब्लड चाहिए, ट्रांसफर कर दो, ब्लड क्लॉट हो गया, मर गया, अरे वो मर गया, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, ये वो, फिर अब किसी को ब्लड ट्रांसफर क्यों नहीं मरा, हाँ तो बच गया। पहले चीज़ें ऐसी ही थी।
तो अब वो उसी चीज़ को बताया कि क्लॉट होता है तो क्यों क्लॉट होता है, वो क्यों क्लॉट होता है। ये पब्लिश ये अपने पेपर में बताया, agglutination of normal human blood, in which he explained that agglutination occurs when blood from one individual is brought into contact with the blood of another individual। एक आदमी के दूसरे आदमी में जब ब्लड जाता है तो क्लॉट होता है। और आगे देखिए, लैंडस्टीनर आल्सो डिस्कवर्ड द कॉज ऑफ एग्लूटिनेशन, वो क्यों क्लॉट हो रहा है। यहाँ जब मैं इससे मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ इस पे, वो क्लॉट हो जा रहा है, तो क्यों हो रहा है, क्यों क्लॉट हो रहा है, रीजन क्या है, वो इस कॉज पे अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किए। कॉज ऑफ एग्लूटिनेशन टू बी एन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, वो एक इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन था। पहली बार किसने बताया, कार्ल लैंडस्टर ने बताया। दैट अकर्स व्हेन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द होस्ट अगेंस्ट डोनेटेड ब्लड सेल, दिस इज बिकॉज द एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। कार्ल लैंडस्टर ने क्या बताया कि जब हम एक आदमी से दूसरे आदमी में ब्लड ट्रांसफर करते हैं और वो कभी कभी क्लॉट हो जाता है, तो वो क्यों क्लॉट होता है, क्योंकि जो ब्लड का जो आरबीसी है इसके ऊपर एंटीजन है। ये मान लीजिए ये एंटीजन है, ये एंटीजन है, और ये एंटीजन को जब दूसरे ब्लड जाते हैं तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है और इसके लिए वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है, मान लीजिए ये एंटीबॉडी है, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेता है और ये एंटीबॉडी आके इसे चिपक जाते हैं, है ना, और इसलिए जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है। तो ये क्या हुआ, ये एक इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन हुआ, ये एक इम्यूनोलॉजिकल रिलेशनशिप हुआ, है ना, हमारे बॉडी के साथ। तो यही बात लैंडस्टर साहब ने बताया कि जो कॉज ऑफ पहले तो बताया कि एग्लूटिनेशन होता है, तो क्यों होता है, कॉज क्या है, कॉज है ये एक इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है जो कि होता है क्योंकि ब्लड के जो आरबीसी है उसके ऊपर एंटीजन होते हैं और उन्हीं एंटीजन के कारण इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होता है और एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है जो होस्ट की बॉडी में और वो ब्लड को क्लॉट कर देता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस पहली बार किसने बताया, कार्ल लैंडस्टर ने बताया। देखिए कितनी बड़ी बात थी अपने समय में बताना इस चीज़ को, क्योंकि उस समय कुछ नहीं था, उस समय पहली बार इन्होंने डिस्कवर किया इस चीज़ को, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, लैंडस्टर identified three such antigen. Leshner identified three such antigen, which he labeled A, B and C, later changed to O. तो लैंडस्टर इसके बाद लैंडस्टर और पढ़ाई करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं ब्लड के टाइप को, एंटीजन के टाइप को, मतलब ब्लड सेल्स में जो आरबीसी में जो एंटीजन्स हैं उसके टाइप को जो कार्ल लैंडस्टर है वो डिस्कवर करते हैं और वो बताते हैं कि 3 टाइप के एंटीजन्स प्रोड्यूस हैं, मतलब ब्लड के आरबीसी में 3 टाइप के एंटीजन मिल सकते हैं, या तो ए या तो बी, ये नाम उन्होंने खुद दिया और उन्होंने एक नाम दिया सी, जो कि बाद में ओ कहा जाने लगा। ओ क्यों कहा जाने लगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता, है ना, उसके ऊपर एंटीजन ही नहीं होता, नो एंटीजन ओ में, इसीलिए उसको ओ लिख दिया। तो 3 टाइप के कार्ल लैंडस्टर ने एंटीजेंस को लेबल किया, जिसका पहले का नाम दिया ए, दूसरे का नाम दिया बी और तीसरे का नाम था सी, जो बाद में ओ हो गया। He found that if a person with blood type A receives blood from an individual of blood type B, the host immune system will not recognize the B antigen on the donor blood cells and thus will consider them to be foreign and dangerous, as it would regard the B antigen as infectious microorganisms. To defend the body from it, host immune system produce antibodies against B antigen and agglutination will occur as the antibody binds to B antigen. देखिए पूरा का पूरा चीज को इन्होंने डिस्कवर किया, कार्ल लैंडस्टर ने क्या बताया यहाँ पे हमको, कार्ल लैंडस्टर ने बताया कि जब हम मान लीजिए एक ह्यूमन के बॉडी से ए ब्लड ग्रुप वाला जो ब्लड है, मतलब एक ब्लड ग्रुप जिसका ब्लड ग्रुप ए था, उसको हमने ट्रांसफर किया एक ह्यूमन में जिसका जो ब्लड ग्रुप है वो बी था। तो जब ये इसमें जाएगा तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा पूरा का पूरा। क्यों क्लॉट हुआ, क्योंकि इस ब्लड ग्रुप ए के आरबीसी में ए एंटीजन है। क्या एंटीजन है, ए एंटीजन। जब वो इसमें गया बी के एक आदमी के बॉडी में जिसका पास बी ब्लड ग्रुप का ब्लड था, तो इसका जो इम्यून सिस्टम था उस इम्यून सिस्टम इसके ए एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लिया ऐसा फॉरेन पार्टिकल, और उसको लगा कि जो ए एंटीजन वाला है ये मेरे को मारने आया है, समझ रहे हैं, उसको वो अटैकिंग लगा, उसको लगा कि ये फॉरेन पार्टिकल है और उसके अगेंस्ट इसका जो बॉडी था वो एंटीबॉडी डेवलप कर लिया।
ठीक है, क्या डेवलप कर लिया, एंटीबॉडी डेवलप कर लिया, और एंटीबॉडी जाके इससे चिपक गए, और जैसे चिपके तो ब्लड क्लॉट हो गया, पूरा का पूरा ब्लड क्लॉट हो गया, और उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। समझ रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा ब्लड क्लॉट कर लेगा। ये इसका बॉडी जो है इसको ब्लड की तरह मतलब अपने आदमी की तरह रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके पास जो ब्लड है ना उस पर बी एंटीजन है, और यहाँ से जो ब्लड आ रहा था उस पर ए एंटीजन था, इसीलिए एंटीबॉडी फॉर्म हो गया। ये पूरा बात किसने बताया, कार्ल नेशनल ने बताया कि क्यों हो रहा है, क्यों ब्लड क्लॉट हो रहा है। पूरा का पूरा कितना देखिए, कितना मतलब हम इसको भी पढ़ा तो हमको पहले इजी लग रहा है, लेकिन जो इंसान इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया होगा उसके लिए बहुत हार्ड रहा, बहुत कॉम्प्लेक्स रहा होगा, तब उसने फिर इसको हमारे लिए इजी वे पे डिस्कवर किया। His works made it possible to determine blood type। अब देखिए इन्हीं के काम की वजह से, कार्ल नेशनल के काम की वजह से हम ब्लड टाइप को आइडेंटिफाई करने में सक्षम हुए। अब नाउ वी कैन, इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन ब्लड टाइप एंड thus pave the way for blood transfusion to be carried out safely। तो इनकी वजह से हम ब्लड टाइप को समझे कि हम ब्लड टाइप को डिटरमाइन करना सीखे कि हमारे पास अगर ब्लड आ गया तो किस एंटीजन का है, हम इस बात को पहचान सकते थे अब ये कार्ल नेशनल की वजह से। और उन्होंने पेव द वे फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो ब्लड हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं उसका मतलब उस तरीके को उन्होंने बताया कि हम कैसे कर सकते हैं सही तरीके से, सेफली, कि हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन पहले भी होते थे। कार्ल नेशनल ने यह बताया कि हम सेफली कैसे कर सकते हैं। भाई हम डेथ नहीं चाहते, वी डोंट वांट डेथ, है ना, तो हम इस चीज़ को सेफली कैसे करें कि सामने वाले की डेथ ना हो। तो किस इंसान का कौन इंसान को कौन सा ब्लड ग्रुप चुनना चाहिए, इस बात को पूरा का पूरा हम इनकी वजह से ही जान पाए, कार्ल नेशनल की वजह से। अगर वो नहीं होते तो हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते। In 1902 मतलब 1902 Lerchner along with Max Richter described a method of using blood evidence gathered from a crime scene and aid in investigation। देखिए अब 1902 में क्या करते हैं, 1800 खत्म हो गया, अब 1900 में आते हैं। देखिए क्या हुआ था, कहाँ थे, 1897 में सब चीज़ हुआ था, ठीक है। इसके बाद 1902 में मतलब देखिए कार्ल नेशनल ने अपने समय में टोटल 12 रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे, 12 रिसर्च पेपर, जो कि अपने में बहुत बड़ा बात होता है। इनका रिसर्च पेपर कोई नॉर्मल रिसर्च पेपर नहीं था, इनका रिसर्च पेपर देख रहे हैं ना कितनी सारी चीज़ें थी, कितनी खतरनाक चीज़ें थी, मतलब जिसके सहारे पे आज हम जी रहे हैं वो चीज़ें इन्होंने डिस्कवर की हुई है। तो ऐसे ऐसे इन्होंने 12 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। तो एक इन्होंने किस चीज़ पे पब्लिश किया, ही मेथड ऑफ यूजिंग एविडेंस गैदर्ड फ्रॉम अ क्राइम सीन टू एड इन्वेस्टिगेशन। मतलब इनका पूरा ब्लड पे ही सब चीज़ रिलेटेड था कि जो क्राइम सीन पे हम ब्लड लेके कैसे उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैक्स रिचर के साथ मिलकर इन्होंने इस चीज़ पे डिस्कवरी किया। अब आगे देखते हैं, ठीक है, पहले पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ, इसको मिटाते हैं। हाँ, तो आगे फ्रॉम 1908 to 1920 Lerchner with Erwin Popper discovered the infectious character of poliomyelitis। देखिए पहले के समय में, आज के समय में तो पोलियो बिल्कुल भी कोई बड़ा बीमारी नहीं है, क्योंकि जो टीका आता है, वैक्सीन आता है, वो लग जाता है। लेकिन एक समय में पोलियो बहुत खतरनाक था, पोलियो वेरी डेंजरस, इट इज़ अ वेरी डेंजरस डिसीज, इट इज़ अ वेरी डेंजरस वायरस, पोलियो वेरी डेंजर है। तो पोलियोमाइलाइटिस, तो क्या किया लेर्चनर इरविन पॉपर के साथ मिलकर जो इनका जो इन्फेक्शन कैरेक्टर था पोलियोमाइलाइटिस का, उसको डिस्कवर किया। इनकी साथ समझ इतनी ग्रेट कंट्रीब्यूशन है साइंस के फील्ड में कि पहले तो ब्लड के बारे में पूरा चीज़ बताया, उसके बाद क्राइम सीन से ब्लड कैसे लेते हैं उसको बताया, ताकि जो भी क्राइम किया उसको पकड़ सके। और उसके बाद जब इनका काम हो गया तब किस फील्ड में गए, ये गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फील्ड में, ये गए पोलियोमाइलाइटिस को डिस्कवर करने के लिए। पोलियोमाइलाइटिस उस समय का सबसे भयंकर वायरस था, तो जिसकी इंसान को नीड थी कि कोई इसको सॉल्व करे इस प्रॉब्लम को, कि पोलियोमाइलाइटिस जो इन्फेक्ट कर दे रहा है, देखते हैं ना पैर इन्फेक्शन हो जाता है, आदमी लंगड़ा के चलने लगता है, उस चीज़ को उन्होंने उस वायरस के इन्फेक्शियस कैरेक्टर को डिस्कवर किया एंड आइसोलेट द पोलियो वायरस, और पोलियो वायरस को आइसोलेट किया इरविन पॉपर के साथ मिलकर। कितना ग्रेट काम था ये, जब आप उसको आइसोलेट करेंगे तब तो उसको मारने की कोशिश कर पाएंगे। तो इन्होंने पोलियो वायरस को आइसोलेट किया और पोलियोमाइलाइटिस के इन्फेक्शियस कैरेक्टर को भी डिस्कवर किया।
ही आल्सो हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सिफिलिस। तो इन्होंने जो सिफिलिस है जो कि एक एसटीडी है ना, ये सब हम पढ़ेंगे। एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ये भी एक बहुत डेंजरस डिसीज है एक टाइम पे। तो इसके भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ये कॉज करता है उसको भी डिस्कवर किया कि कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सिफिलिस कॉज करता है, ये एसटीडी है। इस चीज़ को डिस्कवर किया। इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ग्रेट है, इन्होंने बहुत कुछ किया है। अब आते हैं 20 साल बाद 1940 में। उन्होंने 1940 में क्या किया? In 1940, Lansdale identified another important blood group used in transfusion। देखिए इन्होंने कब से पढ़ाई कर रहा है, मतलब कब से अथक मेहनत किया, कब से 1897 से। अगर इसको भी मैं छोड़ दूँ तो इन्होंने 1885 से, मतलब 1885 से 15 साल तो 19 तक हो गया, तो लगातार 15 इधर और 20 इधर, मतलब कि 15-20 कितना हुआ? 35। 15-20-35। इन्होंने 35 साल, एक मिनट, इन्होंने 35 साल लगातार रिसर्च किया, लगातार पढ़ाई किया, लगातार रिसर्च किया। 35 ईयर्स। हमको अभी पढ़े पढ़े कितना साल हुआ होगा? अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 10 तक का पढ़ाई को तो मैं पढ़ाई नहीं मानता। 10 के बाद मतलब 11 से थोड़ा सीरियस होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 11th, फिर 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन के 4 साल, 4 ईयर्स, है कि नहीं? अगर ड्रॉप लिया तो +2 कर लेता हूँ, 4 2 6 2 8 साल, ठीक है, 8 साल। उसके बाद मान लीजिए मास्टर्स किया तो 2 साल और 8 2 10, 2 और जोड़ लीजिए किसी चीज़ को करके 12। तो हम 12 साल पढ़ाई करने के बाद बोलते हैं कि अब हो गया यार, अब और पढ़ाई नहीं करना। इन्होंने 35 साल लगातार पढ़ाई रिसर्च लगातार किया, तब इन्होंने इतना भयंकर डिस्कवरी किया। क्या डिस्कवरी किया? 1940 में आके लैंसडन आइडेंटिफाइड अनदर इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप यूजिंग ट्रांसफ्यूजन, द RH फैक्टर। RH फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है ना, कि कौन सा A नेगेटिव है। देखिए A में, अब मैं तो A से A में ट्रांसफर कर रहा हूँ, फिर भी ब्लड क्लॉट हो जा रहा है। क्यों क्लॉट हो रहा है? क्योंकि A नेगेटिव A पॉजिटिव तो देखा ही नहीं, B नेगेटिव B पॉजिटिव, O नेगेटिव O पॉजिटिव, ये भी तो देखना था। ए बी नेगेटिव A B पॉजिटिव, ये सब चीज़ भी देखना था। ये सब चीज़ कौन देखेगा? तो जब ये ऐसे देखे, मतलब क्या हुआ होगा, मैं बता रहा हूँ कि ये ए जो इनका जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स था बॉडी का, कि जो क्लॉट हो जा रहा था ब्लड, उन्होंने उसको डिस्कवर कर दिया। अब ये सोचिए कि प्रॉब्लम खत्म। अब A से A में ट्रांसफर किए, फिर भी ब्लड क्लॉट हो गया, B से B में ट्रांसफर किए, फिर भी ब्लड क्लॉट हो गया। क्यों क्लॉट हुआ होगा? तो इन्होंने फिर डिस्कवरी किया। तब देन इन 1940 लैंसडन आइडेंटिफाइड अनदर इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप यूजिंग ट्रांसफ्यूजन, द RH फैक्टर। अब इनको पता चला RH फैक्टर के बारे में। ही स्टडीड रीसस मंकी। इन्होंने रीसस मंकी को स्टडी किया। रीसस मंकी जानते हैं ना, रीसस मंकी से ही हमें ह्यूमंस में RH फैक्टर आया था। ही स्टडीड रीसस मंकी एंड फाउंड देन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्टर कुड इफेक्ट द कंपैटिबिलिटी ऑफ मिक्स्ड ब्लड। मतलब इन्होंने फैक्टर को डिस्कवर किया जो कि जिसके मतलब जिस फैक्टर के प्रेजेंस होने से उस ब्लड ग्रुप का टाइप बदलता है। उस प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्टर वुड अफेक्ट द कंपैटिबिलिटी ऑफ मिक्स्ड ब्लड इवन इफ द ब्लड केम फ्रॉम 2 ऑर्गेनिज्म विद सेम ब्लड ग्रुप। मतलब ये जो मतलब एक ऐसा फैक्टर को डिस्कवर किया जिस फैक्टर का प्रेजेंट होना और एब्सेंट होना कंपैटिबिलिटी को चेंज करता है उस ब्लड की मिक्सिंग की। समझ रहे हैं? तो इन्होंने रिसस फैक्टर RH फैक्टर को डिस्कवर किया एंड लैंसडन कॉल्ड दिस फैक्टर द RH फैक्टर। रिसर्च से ही RH नाम ले लिया, रिसर्च फैक्टर नेम ऑफ द रिसर्च मंकी। RH फैक्टर को भी कार्ल लैंसडन ने डिस्कवर किया और उसके बाद फिर से इन्होंने ही बताया होगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप की A में जा सकता है, नेगेटिव में मत डालना, A नेगेटिव में जाएगा। ये बात को भी लैंसडन ने ही बताया होगा क्योंकि उन्होंने ही डिस्कवर किया RH फैक्टर को। तो इनकी कंट्रीब्यूशन हमने देखी, इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा ग्रेट थी ह्यूमन के लिए। पहला इन्होंने RH के लिए मतलब आखिरी में इन्होंने पूरा लाइन देखते हैं, 1 मिनट किया। पहला इन्होंने तो पूरा क्लम्पिंग रिडक्शन के लिए, ब्लड सीरम कंप्लेंट के लिए या एग्लूटिनेशन के लिए पूरा का पूरा रिसर्च पेपर पब्लिश किया और बताया कि क्यों हो रहा है। इन्होंने भी बताया कि RBC के सरफेस में एंटीजन होता है और वही कॉज है ब्लड के क्लॉट हो जाने का। फिर उन्होंने बताया कि क्लॉट कैसे होता है, रीजन बताया, मैकेनिज्म बताया, क्लॉट क्यों होता है, कैसे होता है।
फिर ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बेसिस पे और ब्लड टाइप को पहचानने के आइडेंटिफिकेशन के फील्ड में बहुत काम किया। उसके बाद इन्होंने जो क्राइम सीन पे जो ब्लड जो गैदर्ड होता है उसको कैसे आइडेंटिफाई, उनके कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है, उस पर इन्होंने काम किया। उसके बाद इन्होंने पोलियो वायरस में को आइसोलेट किया, पोलियो वायरस को का इन्फेक्शियस कैरेक्टर बताया, सिफिलिस का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था उसको आइडेंटिफाई किया। और उसके बाद 1940 में एट द एंड आके RH फैक्टर के बारे में भी डिस्कवरी कर दी कि अब पूरा का पूरा डिस्कवरी मैं कर देता हूँ। RH फैक्टर के बारे में भी डिस्कवरी इन्होंने कर दी। तो उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ग्रेट था ह्यूमन के लिए और बहुत ही बेनिफिशियल, मतलब हम आज तक इनके कारण ही जी रहे हैं एक तरह से बोला जाए तो इन्होंने ही सब कुछ हमको दिया ब्लड के बारे में। अब इन्होंने इतना ग्रेट काम किया तो अवार्ड्स भी इनको ग्रेट मिलने चाहिए, हमें अवार्ड्स भी इनको बनते हैं। तो नेशनल रिसीव, पहले इसको मैं डाल लेता हूँ एक मिनट। Leshner received Aronson Prize in 1926 and the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1930 for detailing immunological reaction in the ABO blood group system। ABO blood group system किसने दिया था? कार्ल लेशनर ने ही दिया था। और इनको नोबेल प्राइज भी उसी लिए मिला कि इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन 1930 को इनको नोबेल प्राइज दिया जाता है फॉर डिटेलिंग इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन इन ABO, मतलब कैसे प्लॉट होता है, किसमें क्या देना चाहिए, किसमें क्या नहीं देना चाहिए, इसी चीज़ को डिटेल करने के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया जाता है 1930 में। इनको साथ ही साथ एरोनसन प्राइज भी दिया गया 1920 में, जो कि एक बहुत ही मतलब बड़ा ही प्राइज है। ही वॉज अवॉर्डेड लेस्कर डी बेकी क्लिनिकल मेडिकल रिसर्च अवार्ड इन 1946 and was elected as foreign member of the Royal Society in 1941। तो रॉयल सोसाइटी के ही फॉरेन मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं और लेस्कर डी बेकी क्लिनिकल मेडिकल रिसर्च अवार्ड भी इनको 1946 में दिया जाता है। देखिए ये उसका है नोबेल प्राइज़ का जो कॉइन जो जनरेट करते हैं, जो कॉइन जो बनाते हैं, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला होता है ना, कार्ल लेशनर के लिए 1868 to 1843 है ना, 1930 में इनको मिला हुआ था। और इनका ये ब्लड ग्रुप सिस्टम भी इसमें छपा हुआ है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो ये बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट है, इनको अवार्ड भी अच्छे खासे मिले। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारे साइंटिस्ट संडे का एपिसोड का वीडियो। हमने इसमें पूरा का पूरा देखा कि हमने आज जिस साइंटिस्ट के बारे में देखा, कार्ल लेशनर के बारे में, हमने इनका पूरा अर्ली लाइफ एजुकेशन देखा, जो कि बहुत ही हाईली क्वालिफाइड पर्सन थे। इन्होंने मेडिकल स्कूल में पढ़ाई किया, एनाटॉमी, जूलॉजी, ब्लड केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अच्छे टीचर से पढ़ाई किया, हरमन एमिल फिशर। और यही चीज़ हम भी सीख सकते हैं इनके अर्ली लाइफ एजुकेशन से कि हमको कैसे पढ़ना चाहिए, हमको क्या क्वालिफिकेशन लेने चाहिए अच्छे डिस्कवरी के लिए, और हमको कैसे टाइप के टीचर से पढ़ना चाहिए। ये तीनों चीज़ें हम इनकी अर्ली लाइफ से सीखते हैं कि अच्छा पढ़ाई होना बहुत ज़रूरी है साइंस की फील्ड में, हाईली क्वालिफाइड, अच्छे स्कूल में पढ़िए, अच्छे कॉलेज में पढ़िए, अच्छे टीचर से पढ़िए, अच्छे आपके मेंटर अच्छे होने चाहिए, तब आप आगे जाके कुछ कर पाएंगे। तो इन्होंने यही किया, इनके जीवन में सब चीज़ था, तो ये चीज़ हम इनसे सीख सकते हैं। इसके बाद हम इनके कंट्रीब्यूशन सीख सकते हैं यहाँ पे कि इन्होंने पब्लिकेशन क्या क्या किया, क्लम्पिंग की रिएक्शन के बारे में पढ़ा। इससे हम इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, इनसे हम इंस्पायर हो सकते हैं कि जब इनके पास समझ रहे थे 1897 में क्या टेक्नोलॉजी रही, कुछ नहीं, तब इन्होंने इतना सब डिस्कवरी किया। आज हमारे पास सब है, तब हमको डिस्कवरी करना है। ठीक है, तो हम इनसे सब चीज़ सीख सकते हैं, इनसे सब हम इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, इनसे हम इंस्पायर हो सकते हैं। फिर इनकी पूरी की पूरी लाइफ की यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देख के बात समझ में आता है कि इन्होंने लगातार मेहनत किया, 35 ईयर लगातार स्टडी किया, लगातार रिसर्च किया, तब जाके इतने सारे कंट्रीब्यूशन, इतने सारे ग्रेट कंट्रीब्यूशन हमको दे पाए। तो हमको लगातार अथक मेहनत करते रहना है। हम साइंस के फील्ड के हैं, हम पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ सकते, हमको लगातार पढ़ाई करना है, जीवन में पढ़ाई करना है और हम रिसर्च करते रहना है। रिसर्च इज द मेन पर्पस, रिसर्च से ही सब कुछ होगा, है ना। तो हमको लगातार रिसर्च करते रहना है, ये बात भी हम इनसे सीखें। और इसके बाद आखिरी में इनको अवार्ड्स मिले, तो ये अवार्ड्स बहुत ही ग्रेट होता है। हम इनसे भी इंस्पायर हो सकते हैं कि ऐसे अवार्ड्स हमको भी मिलने चाहिए। अगर हम कुछ करते हैं, हमको ऐसा काम करना है ताकि हमको अवार्ड मिले। अवार्ड किसी अरे गहरे को तो नहीं मिल रहा था। नोबेल प्राइज़, लेस्कर डी बेकी क्लिनिकल मेडिकल रिसर्च अवार्ड, एरोनसन प्राइज़, इतने बड़े बड़े प्राइज़ मिले हुए हैं इनको, क्योंकि इनके काम बहुत खतरनाक थे ना। तो ये सब चीज़ें हमको इनसे सीखनी चाहिए, हमको इंस्पायर होना चाहिए सबको, ताकि हमारे जो आने वाले जनरेशन है और ये फिर हम ही लोग जो हैं, हम आगे जाके फ्यूचर में कोई बहुत अच्छा डिस्कवरी कर पाए और अपने कंट्री को, अपने वर्ल्ड को कुछ अच्छा चीज़ दे पाए।
ठीक है, तो इस एपिसोड को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम मिलेंगे पढ़ते हुए और चीज़ों को समझते हुए। और ये हम किस चैनल पे मिलेंगे, अपने इसी चैनल पे, बायो रिवीजन पे, जहाँ पे हम बायोलॉजी का रिवीजन करते हैं, है कि नहीं। हम बायोलॉजी का रिवीजन करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, और साइंटिस्ट के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं, और भी बहुत सारे चीज़ें आएंगी आगे आने वाले टाइम पे। अभी तो शुरुआत ही हुआ है, तो हम इसे चलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वहाँ पे जो बेल आइकन जो होता है, जो बेल आइकन, उसे प्लीज़ प्रेस कीजिए, ताकि आपको जो रेगुलर अपडेट है वो मिल जाए। चैनल को, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार, और शेयर भी जरूर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और जो कंटेंट है, और लोग इससे इंस्पायर होकर बहुत कुछ सीखें। अगर आप कर सकते हैं तो अपने इंस्टा में या फिर व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए या फिर स्टोरी लगाइए, ताकि बहुत सारी चीज़ों को इस वीडियो से का लाइव मिल सके, है कि नहीं। इसका जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ आपको शायद इसका पीडीएफ आपको उसमें मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको आप एक बार और देखिए, ताकि आपको भी अच्छा लगे, या फिर आप सेव करके रख सकते हैं इस वीडियो को, इस पीडीएफ को। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जबकि जहाँ पे हम बायो का रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर से प्रेस करना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।